ओके तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के वीडियो अगर देख लिए हैं तो उसके बाद अब ये एक कंपैरिजन वाला भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें डिफरेंसेस कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। नीट में डिफरेंसेस पे ही जो है वो सादा एमसीक्यू बनते हैं। तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का डिफरेंस है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली हमें पता है स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन टेस्टिस एंड oogenesis अकर्स इन ओवरी। बट अभी हमने देखा कि oogenesis का जो आखिरी स्टेप था, सेकेंडरी oocyte जब ओवम में बदला था, सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? ओवरी में हुआ था? नहीं नहीं नहीं, फेलोपियन ट्यूब में हुआ था, एम्पुला में, जहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस के सारे स्टेप्स जो हैं वो पूरे होते हैं कहाँ? टेस्टिस में। हाँ, all steps complete in testis, but oogenesis के सारे स्टेप नहीं, the last step or we can say or the meiosis 2, हाँ meiosis 2 और meiotic 2 डिवीजन, ये कहाँ होता है? The last step of the meiosis 2 occurs in fallopian tube. And which part of fallopian tube? Ampulla, है ना, एम्पुला में, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा ना भाई, तो वहीं पे होता है लास्ट स्टेप oogenesis का। ये तो आ गया हमारा एक डिफरेंस, है ना। दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करें तो दूसरी चीज़ क्या आती है कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, तो स्पर्मेटोगोनिया और oogonia। तो जो स्पर्मेटोगोनिया है, हम लोग देख रहे थे कि वो माइटोसिस करके अपने नंबर्स को इंक्रीज कर रही थी, नंबर्स बढ़ा रही थी, लेकिन oogenesis भी बढ़ा रही थी, और इसमें टाइम का डिफरेंस था। एक जो है वो लाइफ टाइम ये कर सकती है, लेकिन दूसरी वो बर्थ के पहले ही हो सकता है, उसमें माइटोसिस बाद में नहीं हो सकता। कौन सी? oogonia में बर्थ के पहले माइटोसिस हो सकती है, लेकिन बर्थ के बाद माइटोसिस नहीं होती है, सेल डिवीजन नहीं होता है बर्थ के बाद। तो नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ। यही वजह है कि जो है एक फीमेल 50 ईयर्स तक जाते जाते उसका ओवम का फॉर्मेशन सीज हो जाता है, बंद हो जाता है, ओवम नहीं बनता। क्योंकि क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि oogonia खत्म, बची ही नहीं, एग्जॉस्ट हो गई, ओवरी खाली है, अब उसमें oogonia नहीं बची है। तो यही वजह है कि जो है वो 50 साल की उम्र के बाद फिर वो ओवम नहीं बन पाता, सीज कर जाता है फॉर्मेशन। तो एक फर्क ये आ रहा है कि देखो, स्पर्मेटोगोनिया can divide mitotically means mitosis करके for lifetime। that's why क्या होगा? a male can produce sperms for lifetime, लेकिन फीमेल में प्रॉब्लम क्या आएगी कि oogonia बर्थ के पहले जितनी डिवाइड हो सकती थी हो जाएगी, उसके बाद डिवाइड नहीं होगी, बहुत सारी डिजनरेट होती जाती हैं। कुछ जो है वो मैच्योर होकर सेकेंडरी oocyte बनाती हैं, ओव्यूलेशन था, बाकी ज़्यादातर तो डिजनरेट ही होती हैं, ठीक है। और फिर एक दिन आता है 50 साल की एज आते आते जब सारी oogonia खत्म हो जाती है। तो oogonia कैन नॉट डिवाइड माइटोटिकली, माइटोसिस नहीं कर सकती, माइटोटिकली आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो बर्थ के बाद जो है इनका नंबर बढ़ता नहीं है। एनसीईआरटी की लाइन है, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ। और यही वजह है, दिस इज द रीजन वाई the ovum formation ceases, रुक जाता है at 50 ईयर ऑफ एज, 50 साल की एज तक आते आते ओवम का फॉर्मेशन बंद हो जाता है, यही वजह है, ठीक है। ये एक हमने डिफरेंस देखा। तो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग ये गैमेट मदर सेल कहाँ मिलेंगे हमें? यहाँ मिलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में। यहाँ oogenesis में हमें कंटिन्यूस डिवीजन नहीं मिलेगा, बर्थ के बाद तो डिवीजन ही खत्म है, ठीक है ना।
ओके देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और क्या हमने मेजर डिफरेंसेस देखे उसको कवर करते हैं। तो तीसरा, हाँ तीसरा हम लोग देख रहे हैं कि भाई ये जो डिवीजन हुआ मियोसिस 1 और मियोसिस 2, हाँ स्पर्मेटोजेनेसिस में और oogenesis में, ये कैसे थे? तो दोनों में मियोसिस 1 वाज रिडक्शनल, मियोसिस 1 रिडक्शनल था, इसमें भी मियोसिस 1 रिडक्शनल था, मियोसिस 1 रिडक्शनल यहां भी था। लेकिन क्या फर्क था? स्पर्मेटोजेनेसिस में जब मियोसिस 1 पूरी हुई थी तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने थे, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, दोनों इक्वल थे, है ना, मियोसिस 1 में। लेकिन oogenesis में क्या हुआ, जब प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 पूरी की तो एक सेकेंडरी oocyte बना था बड़ा सा, और एक छोटा सा जो है पोलर बॉडी बन गई थी, तो अनइक्वल डिवीजन था। तो मियोसिस 1 स्पर्मेटोजेनेसिस में कैसी होती है भाई? इक्वल होती है। रिडक्शनल तो है, रिडक्शनल बट इक्वल, रिडक्शनल बट इक्वल। और इसमें कैसी होती है oogenesis में? हाँ बताओ। रिडक्शनल तो होती है यहां भी बट अनइक्वल। देखो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, वैसे पीछे वीडियोस देख के आओगे तो उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि रिडक्शनल जो हम लोग कह रहे हैं मियोसिस 1 को, इसका क्या मतलब है? पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स थे तो डॉटर सेल में हाफ हो जा रहे, तो ये है रिडक्शनल। और इक्वल अनइक्वल वाली बात क्या है? जब साइटोप्लाज्म बढ़ता है, साइटोकाइनेसिस होती है, तो जो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, अगर वो दोनों डॉटर सेल में इक्वल जा रहा है तो उसे हम इक्वल कहते हैं, और अगर दोनों डॉटर सेल में इक्वल नहीं जा रहा तो उसे अनइक्वल कह देते हैं। तो यहाँ oogenesis के केस में एक सेकेंडरी oocyte बड़ी सी बन गई थी और दूसरी जो है वो क्या कहते हैं पोलर बॉडी बनी थी। हाँ तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। नाउ इसके बाद चौथी चीज देखते हैं, मियोसिस 2। तो जब सेकंड मियोसिस हुई तो क्या हुआ भाई? स्पर्मेटोजेनेसिस से पहले देखते हैं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में देख रहे हैं सेकंड जब मियोसिस हुई तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटेड बने, और दोनों स्पर्मेटेड जो है वो इक्वल ही बने, ठीक है। तो यानी यहाँ पे भी इक्वल डिवीजन हुआ है, मियोसिस 2 इक्वल हुआ है। लेकिन अगर इसकी बात करें oogenesis की, तो इसमें जो मियोसिस 2 हो रहा है, याद करो क्या हुआ था, जब स्पर्म पेनिट्रेट कर रहा है, अपना न्यूक्लियस अंदर भेज रहा है, तो फिर वहां पे जो है वो सेकेंडरी oocyte ओवम में बदल जा रही है और एक सेकंड पोलर बॉडी बन के साइड में किनारे हट जाती है, तो वहां पे फिर से एक अनइक्वल डिवीजन हो रहा है। तो मियोसिस 2 जो oogenesis में होती है वो कैसी हो गई? अनइक्वल, ठीक है। ये डिफरेंसेस हमें कुछ मिल रहे हैं। हाँ इसके अलावा और क्या देख सकते हैं हम लोग? देख सकते हैं कि भाई जब हम स्टार्टिंग में, तो अगर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लेते हैं तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लास्ट में कितने गैमेट मिलेंगे, यानी स्पर्म मिलेंगे? 4 स्पर्म मिलेंगे। हाँ जबकि अगर हम लोग oogenesis में देखें तो एक प्राइमरी oocyte से 1 प्राइमरी oocyte कितने गैमेट देगी, यानी कितने ओवम देगी? 1 ओवम, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हम लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के सभी स्टेप्स प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट हुए, लेकिन oogenesis जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही स्टार्ट हो गई। एक ये भी डिफरेंस हम लोग यहाँ पे कवर कर सकते हैं। क्या स्टार्ट्स, स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है? स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी, जबकि oogenesis कब स्टार्ट होती है? स्टार्ट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए हम लोग एक वर्ड यूज कर सकते हैं, जेस्टेशन के टाइम पे, तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और वी कैन से ड्यूरिंग जेस्टेशन, है ना। ओके तो ये थे कुछ डिफरेंसेस, है ना, जो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच में हम लोग देख सकते हैं। इनमें से करीब करीब ज़्यादातर डिफरेंसेस पे नीट में MCQ आए हैं, तो इन सबको क्लियर रखना है, हमेशा माइंड में रखना है, ठीक है। नीट का एग्ज़ाम हो चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। पढ़ाई रेगुलर हो, रेगुलर रिवीजन हो, हाँ जब रोज़ रोज़ रिवीजन होगा तब जाके यहाँ पे वो रहेंगी चीज़ें, और फिर 3 घंटे 20 मिनट के एग्ज़ाम में सब निकल के आएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि साल भर पढ़े और फिर लास्ट में 1-2 महीने बैठ के रिवीजन कर रहे हैं। साल भर पढ़ना है और साल भर रिवीजन भी करते रहना है, ठीक है। ये तरीका जब तक नहीं अपनाओगे तब तक नीट क्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ओके, थैंक यू।